नमस्कार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन जोन। आज पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 1 का जो 3 कंपलसरी सब्जेक्ट है उसमें आज हम पहले को देखेंगे, जो है उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद। इकाई 1 में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद को दिखाया गया यहाँ पे। तो इसके अंदर अध्याय 1 में हमें ये पढ़ना है कि उपनिवेशवाद को समझना है। यहाँ पे उपनिवेशवाद में हमें समझना है उदारवाद को, ठीक है। और दूसरा हमें समझना है मार्क्सवाद को, ठीक है। और तीसरा हमें समझना है उत्तर उपनिवेशवाद को, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि अब राष्ट्रवाद में क्या समझना है। राष्ट्रवाद में राष्ट्रवाद का अध्ययन है वो किनकी दृष्टिकोण से देखना है, और राष्ट्रवादी के दृष्टिकोण से देखना है मार्क्सवादी, निम्न वर्गीय व्याख्याएं। और ये जो औपनिवेशिक है यहाँ पे साम्राज्यवाद आएगा, साम्राज्यवाद, ठीक है। ये अध्याय में हमें 1 में पढ़ना है। चलिए अध्याय 3 में देखते हैं कि क्या पढ़ना है। इकाई दो में भारत में औपनिवेशिक शासन और उसका प्रभाव, कि भारत में औपनिवेशिक शासन का प्रभाव क्या है, इकाई 2 में हमें देखना है। जिसके अंदर 3 चैप्टर हैं, जिसमें तीसरा चैप्टर है संवैधानिक विकास, औपनिवेशिक राज्य। अध्याय 4 में हमें देखना है सभ्यता के मिशन की औपनिवेशिक विचारधारा, उपयोगितावादी और मिशनरी। ये अध्याय 4 में देखना है। और अध्याय 5 में देखना है हमें कृषि, भूमि संबंध, उद्योग और पारिस्थितिकी पर प्रभाव, कि औपनिवेशिक शासन का भारत पे कृषि के तौर पे, भूमि संबंध, उद्योग और पारिस्थितिकी पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। अब इकाई 3 की तरफ हम बढ़ते हैं। तो इकाई 3 में हमें ये पढ़ना है सुधार और प्रतिरोध, ठीक है। तो अगला अध्याय है 1857 का स्वतंत्रता प्रोग्राम। ये सिलेबस है, ठीक है। इसी के बेस पे हम आगे पढ़ेंगे। अगला है भारत में प्रमुख सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन पढ़ने हैं। शिक्षा और नए मध्य वर्ग का उदय कैसे हुआ ये पढ़ना है, ठीक है। अध्याय 4 में हमें राष्ट्रवादी राजनीति और इसके सामाजिक आधार का विस्तार पढ़ना है, जिसके अंदर राष्ट्रवादी आंदोलन के चरण, उसमें उदारवादी, संविधानवाद, स्वदेशी एवं उग्रवाद, मुस्लिम लीग की स्थापना, ये हमें इसमें देखना है। और अध्याय 10 में हमें देखना है गांधी और जन आंदोलन को, जिसके अंदर गांधी और जन आंदोलन के अंदर सविनय आंदोलन को देखना है, सविनय अवज्ञा आंदोलन को, असहयोग आंदोलन को देखना है, भारत छोड़ो आंदोलन को यहाँ देखना है, ठीक है। और अध्याय 4 में देखना है इकाई 4 के अध्याय 11 में आपको देखना है क्रांतिकारी, समाजवादी और साम्यवादी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इकाई 5 में क्या देखना है। ये अध्याय 12 और ये अध्याय 13, जिसके अंदर भारतीय राजनीति और सांप्रदायिकता को देखना है। और अध्याय 13 में द्विराष्ट्रीय सिद्धांत, विभाजन और समझौता वार्ता को समझना है। इकाई 5 में देखें सामाजिक आंदोलन को यहाँ समझेंगे, जिसके अंदर जनजाति और किसान आंदोलन आएगा अध्याय 14 में। श्रमिक और महिला आंदोलन ये आएगा अध्याय 15 में। जाति विरोध आंदोलन ये आएगा आपका अध्याय 16 में, ठीक है। चलिए अब अध्याय 1 को देखते हैं। जो इकाई 1 के अंदर अध्याय 2 है, अध्याय 1 और अध्याय 2, इनको आज हम देखते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए इकाई 1 में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद की व्याख्या को देखते हैं, जिनमें आज हम देखेंगे उपनिवेशवाद में उत्तर उपनिवेशवाद, ठीक है। इसमें आज हम देखेंगे उत्तर उपनिवेशवाद और
उदारवाद और मार्क्सवाद, उदारवाद और मार्क्सवाद। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। उपनिवेशवाद पर प्रमुख दृष्टिकोण उदारवादी, मार्क्सवादी और उत्तर उपनिवेशवाद। ये जो नीचे है ये उपनिवेशवाद का क्या है, इतिहास है। क्या है, इतिहास। ठीक है, इसके उपनिवेशवाद के इतिहास को देखते चलते हैं हम। प्राचीन काल से ही यूरोप व एशिया में व्यापारिक संबंध रहे हैं। प्राचीन काल से ही यूरोप व एशिया में व्यापारिक संबंध रहे हैं। जब 12वीं-13वीं शताब्दी में यूरोप के कुलीन वर्गों के बीच भोग विलास की वस्तुओं की मांग बढ़ी, यह व्यापार भी बढ़ता चला गया। जैसे जैसे यूरोप के कुलीन वर्गों के बीच में जो वस्तुओं की मांग बढ़ी, तब तब व्यापार भी बढ़ता चला गया। ठीक है, 14वीं व 15वीं शताब्दी के आते आते यूरोप में महान व्यापारिक साम्राज्यों की स्थापना आरंभ हुई। जैसे जैसे डिमांड बढ़ता गया, वैसे वैसे व्यापारिक साम्राज्यों का स्थापना आरंभ होता चला गया। ठीक है, भारत के मसाले, रत्न जवाहरात, बढ़िया किस्म के सूती कपड़ा वह सजावट के सामान, चीन से रेशमी वस्त्र, चाय आदि, ये सब क्या हुए, व्यापार में प्रयोग किए जाने लगे कि एक देश से दूसरे देश ये व्यापार होने लगे। फारस की खाड़ी से मोती, दशमिक ईरान आदि नगरों से लोहे के शस्त्र आदि भूमध्य सागर के बंदरगाहों पर लाकर उतारे जाते थे। इसमें यह बताया गया है कि फारस की खाड़ी से मोतियां व्यापार होती थी, 10 ईरान से लोहे के शस्त्र ये भूमध्य सागर के बंदरगाहों पर लाकर उतारे जाते थे। ठीक है, बदले में स्वर्ण मुद्राएं, ऊनी वस्त्र, पीतल का बना सामान आदि यूरोपीय देशों से एशिया में लाई जाती थी। यहाँ पे वस्तु विनिमय होता था कि यदि ये देश ईरान से लोहे का शस्त्र यदि रसिया में जाता है तो वहाँ से पीतल से बना सामान आदि, ठीक है, बदले में स्वर्ण मुद्राएं, ऊनी वस्त्र, ये सब क्या होती थी, दूसरे देश को दिया जाता था। ठीक है, ये उपनिवेशवाद का एक इतिहास है। जैसे जैसे पूंजीवाद का विकास हो रहा था, यूरोपीय राष्ट्रों का भी राजनीतिक विस्तार हो रहा था। 1763 से 1875 के बीच वाणिज्यिक पूंजीवाद ने औद्योगिक पूंजीवाद के रूप ले लिया था। वाणिज्यिक पूंजीवाद ने औद्योगिकी पूंजीवाद का रूप ले लिया। ठीक है, वहाँ पे इंडस्ट्रियाँ थी वो इस्टेब्लिश होने लगी। अब पूंजीपतियों का उद्देश्य केवल सामान का आदान प्रदान ही नहीं था, बल्कि पूंजी का उपयोग कर अपना राजनीतिक विकास करना था। जो पूंजीपतियाँ थे वो व्यापार के जरिए सामान का आदान प्रदान ही उनका काम नहीं रह गया, बल्कि वो पूंजी का उपयोग करके अपना राजनीतिक विकास करना चाहते थे। वो अपने पावर को इकट्ठा कर रहे थे अपने पूंजी के बल पे। परिणाम स्वरूप उपनिवेशवाद की स्थापना का प्रथम चरण आरंभ हुआ। यहीं से उपनिवेशवाद की स्थापना का प्रथम चरण आरंभ होता है। ठीक है, जैसे जैसे डिमांड बढ़ा, वैसे वैसे व्यापारिक साम्राज्यों की स्थापना आरंभ हुई। जैसे जैसे व्यापारिक साम्राज्यों की स्थापना हुई, ऐसे ऐसे पूंजीवादियों का विकास हुआ। ठीक है, फिर उनका उद्देश्य सामानों का आदान प्रदान ही नहीं, बल्कि उनका अपना राजनीतिक विकास भी करना था। उसी पूंजी से राजनीतिक पावर को लेना चाहते थे, जिसका परिणाम क्या हुआ, उपनिवेशवाद की स्थापना का प्रथम चरण आरंभ होता है। इसी से उपनिवेशवाद का जो स्थापना है वो आगे बढ़ता है, यहीं से इस चीज का आरंभ होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। समुद्री रास्तों की खोज ने यह उपनिवेशिक का सफर और ज्यादा आसान कर दिया।
जब व्यापार हुआ तो पूंजीवादी आए। पूंजीवादियों का उद्देश्य सिर्फ आदान प्रदान ही नहीं रह गया वस्तुओं का, उन्हें राजनीतिक पावर भी चाहिए था। ठीक है, तो फिर उन्होंने व्यापार बढ़ा तो समुद्री रास्तों की खोज ने, और उन्हें समुद्री रास्ता मिल गया। यह उपनिवेशियों का सफर और ज़्यादा आसान कर दिया। व्यापार करने में समुद्री रास्ता और ज़्यादा आसान कर दिया। पुर्तगाल व स्पेन पारंपरिक राष्ट्र थे जिन्होंने समुद्री रास्तों की खोज कर अटलांटिक पार कर अफ्रीका के तट पर इंडीज तक पहुंचे। ठीक है, जो पुर्तगाल और स्पेन थे वो ऐसे प्रथम राष्ट्र बने जो समुद्रिक रास्तों का खोज कर अटलांटिक पार कर अफ्रीका के तट पर इंडीज तक पहुंचे। कहाँ? अफ्रीका का तट इंडीज तक वो पहुंचे, पुर्तगाल और स्पेन समुद्री रास्तों की खोज करके। उपनिवेशवाद का मुख्य उद्देश्य केवल भूमि पर अधिकार ही नहीं था। उपनिवेशवाद का केवल भूमि पर अधिकार ही नहीं था, बल्कि व्यापार, कच्चा माल, सस्ते मजदूर, बड़ा बाजार, धन संपत्ति एकत्र करना, मुनाफा, इस्लामी साम्राज्य का विस्तार रोकना और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना, ये जो था उपनिवेशवाद का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, आप इसको नोट करिएगा कि उपनिवेशवाद का मुख्य उद्देश्य क्या था। जैसे कच्चा माल, सस्ते मजदूर, बड़ा बाजार, धन संपत्ति एकत्र करना, मुनाफा कमाना। जब यहाँ व्यापारिक साम्राज्य स्थापित हो रहा है तो उसका उद्देश्य यही होगा कि बड़ा बाजार हो, हम धन संपत्ति एकत्र करें, लाभ कमाएं, मुनाफा कमाएं, इस्लामी साम्राज्य का विस्तार रोकना और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना था। ये जो था, ये जो उपनिवेशवाद था, इसका विकास कैसे हुआ, इसका आरंभ कैसे हुआ, ये था उपनिवेशवाद का इतिहास। चलिए अब देखते हैं उपनिवेशवाद की परिभाषा, आखिर ये उपनिवेशवाद है क्या। ठीक है, चलिए ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी उपनिवेशवाद की परिभाषाएं। ठीक है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार शक्तिशाली देश अन्य देश अथवा देशों से धन प्राप्ति के उद्देश्य से नियंत्रण करने की व्यवस्था को उपनिवेशवाद कहलाते हैं। ठीक है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार शक्तिशाली देश द्वारा अन्य देश अथवा देशों से धन प्राप्ति के उद्देश्य से उस देश पर नियंत्रण कर लेते हैं। ठीक है, कोई शक्तिशाली ए नामक शक्तिशाली देश है, वो बी नामक अन्य कमजोर देश या उसे धन प्राप्ति के उद्देश्य से उस देश पे क्या कर लेते हैं? नियंत्रण कर लेते हैं। इसी व्यवस्था को उपनिवेशवाद कहते हैं। ठीक है, मेरियम वेबस्टर के अनुसार एक राष्ट्र का दूसरे विदेशी राष्ट्र का व्यक्तियों पर नियंत्रण। उपनिवेशवाद एक ऐसी व्यवस्था है जहां दूसरे राष्ट्रों की जनता पर राजनीतिक और आर्थिक नियंत्रण का विस्तार बनाए रखा जाता है। मेरियम वेबस्टर के अनुसार एक राष्ट्र का, जैसे मैंने बताया, कोई एक राष्ट्र है, ए नामक ए राष्ट्र है, दूसरे विदेशी राष्ट्र के व्यक्तियों पर नियंत्रण, दूसरे व्यक्तियों पे नियंत्रण कि ए नामक देश, ए राष्ट्र बी राष्ट्र पर के व्यक्तियों पर नियंत्रण। ठीक है, जहां दूसरे राष्ट्रों की जनता पर राजनीतिक और आर्थिक नियंत्रण का विस्तार बनाए रखना ही क्या है? उपनिवेशवाद है। ठीक है, मेरियम वेबस्टर के अनुसार। इसी प्रकार एक समृद्ध राष्ट्र का दूसरे देशों के भौगोलिक क्षेत्र पर कब्जा करना। कोई एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के भौगोलिक क्षेत्र पर कब्जा करना, वह लंबे समय तक उसे बनाए रखना, उपनिवेशवाद कहलाता है। मतलब कि कोई ए नामक देश बी नामक देश के भौगोलिक क्षेत्र पर क्या कर लेता है? कब्जा कर लेता है और उसे लंबे समय तक अपने अंडर कब्जा करके रखता है। उसी चीज को उपनिवेशवाद कहते हैं। ठीक है, उपनिवेशवाद वह शोषण की करीबी रिश्ता, एक मिनट, उपनिवेशवाद का वह शोषण का करीबी रिश्ता है
उपनिवेशवाद और शोषण का बहुत करीबी रिश्ता है कि कोई भी देश एक दूसरे देश पे क्या कर रही है, ए नामक देश बी नामक देश के भौगोलिक क्षेत्र पर क्या कर रही है, कब्जा कर रही है। जिससे क्या होगा कि ए नामक देश बी नामक के देश पर कब्जा करके उसका क्या कर रही है, शोषण कर रही है। ठीक है, तो इसी में इसमें बताया गया है कि उपनिवेशवाद और शोषण का करीबी रिश्ता है, बहुत वो आपस में मिले हैं। उपनिवेशवाद रोमन शब्द कोलिनिया से लिया गया है। अब देख लेते हैं कि उपनिवेशवाद का उदय कैसे हुआ। उपनिवेशवाद शब्द का उदय रोमन शब्द से हुआ है। जो रोमन शब्द था कोलिनिया, क्या था, कोलिनिया से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या है, जिसका अर्थ है उपनिवेश। ठीक है, जिसका अर्थ है उपनिवेश। आप इसको नोट कर लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि उपनिवेशवाद का शब्द का उदय रोमन शब्द कोलिनिया से लिया गया है, जिसका अर्थ है उपनिवेश। ठीक है, औपनिवेशिक राज्य अपने देश के समृद्धशाली वर्ग के हितों की पूर्ति करते हैं। औपनिवेशिक राज्य अपने देश के समृद्धशाली वर्ग के हितों की पूर्ति करते हैं। ठीक है, 16वीं व 17वीं शताब्दी में यूरोप राष्ट्रीय ने समुद्र पार करके एशिया और अफ्रीका में अपनी शक्ति का विस्तार किया। किसके उद्देश्य से, उपनिवेशिकवाद के उद्देश्य से। इसके कई सामाजिक व आर्थिक राजनीतिक तत्वों का प्रयोग भी किया। अन्य सिद्धांतों के साथ श्वेत आदमी का बोझ सिद्धांत, द वाइट मैन बर्डन थ्योरी ने भी रोल निभाया, जिसके अनुसार गैर श्वेत जातियों पर श्वेत जातियों का राज करना उनका नैतिक कर्तव्य बन गया। यहाँ पे ये बताया गया है कि एशिया व अफ्रीका में अपनी शक्ति का विस्तार किया। ठीक है, जिससे वहाँ पे गैर श्वेत जातियों पर श्वेत जातियों का राज करने लगे वो। ठीक है, और उनका नैतिक कर्तव्य बताया गया। ये उपनिवेशवाद है कि कोई भी एक शक्तिशाली वर्ग या देश कोई अन्य वर्ग या देश पर अपना वर्चस्व जमाए या उस पर नियंत्रण करे। ठीक है, वही उपनिवेशवाद है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। उपनिवेश स्थापित करने की शुरुआत पुर्तगाल ने की। उपनिवेश स्थापित करने की शुरुआत किसने की, पुर्तगाल ने की। ठीक है, जब 1415 ई में उत्तर पश्चिम अफ्रीका के समुद्र तट पर उतरकर स्योटा बंदरगाह व दुर्ग पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। इसमें यह बताया गया है कि उपनिवेश स्थापित करने की शुरुआत पुर्तगाल ने की। जब 1415 में उत्तर पश्चिम अफ्रीका के समुद्र तट पर उतरकर पुर्तगाल उत्तर पश्चिम अफ्रीका के समुद्र तट पर उतरकर स्योटा बंदरगाह व दुर्ग पर अपना क्या कर लिया, आधिपत्य स्थापित कर लिया, अपना वहाँ पे नियंत्रण ले लिया पुर्तगाल ने। ठीक है, पुर्तगाल के बाद स्पेन, इटली और ब्रिटेन ने भी अन्य यूरोप शक्तियों की तरह संपूर्ण संसार में अपने उपनिवेश स्थापित शुरू कर दिए। ठीक है, वहाँ पे अपनी शक्ति का आधिपत्य स्थापित कर दिया अपने से कमजोर देशों पे। यही उपनिवेशवाद है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगरनेस्की के अनुसार वे सभी क्षेत्र उपनिवेशों के तहत आते हैं जो विदेशी सत्ता द्वारा शामिल हैं। ठीक है, वे सभी क्षेत्र उपनिवेशों के तहत आते हैं जो विदेशी सत्ता द्वारा शामिल हैं व एवं जिनके निवासियों को पूरी राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होते। ठीक है, यही उपनिवेशवाद है। पामर और पाकरनिशन के अनुसार उनका ये मानना है कि जब विकसित राष्ट्र अविकसित राष्ट्रों पर अपना राजनीतिक आर्थिक नियंत्रण स्थापित कर लेता है, ऐसी स्थिति को उपनिवेशवाद कहा जाता है। पामर और पाकरनिशन के अनुसार उनका ये मानना था कि कोई भी विकसित राष्ट्र से मतलब है कि पावरफुल राज्य, विकसित है यानी वो शक्तिशाली होगा, वो क्या कर लेगा कि अविकसित राष्ट्र पे यानी कमजोर देश पे क्या कर लेगा, वो राजनीतिक आर्थिक नियंत्रण स्थापित कर लेगा, और ऐसी स्थिति को ही हम उपनिवेशवाद कहते हैं। ठीक है,
आप इसको नोट करते चलिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अफ्रीका अफ्रीका व एशिया के बड़े भूभाग पर यूरोपीय राष्ट्रों का कब्जा उपनिवेशवाद का ही रूप था। अफ्रीका व एशिया के बड़े भूभाग पर क्या हुआ, यूरोप राष्ट्रों का कब्जा उपनिवेशवाद का एक रूप था, क्योंकि भूभाग पर यूरोप राष्ट्र ने अफ्रीका और एशिया के भूभाग पर कब्जा कर लिया था। उपनिवेशवाद की प्रक्रिया के द्वारा समृद्ध राष्ट्र उपनिवेशों के आर्थिक, मानवीय तथा प्राकृतिक संसाधनों पर न केवल कब्जा करते हैं बल्कि अपने हितों की पूर्ति के करते हैं और इन सभी का प्रयोग अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए करते हैं। इसमें यह बताया गया है कि यूरोप राष्ट्र अपनी पावर दिखाकर अफ्रीका व एशिया के भूभाग पर कब्जा कर लेते हैं और यही एक उपनिवेशवाद का रूप था। ठीक है, इस लाइन में यही बताया गया है। ठीक है, उपनिवेशवाद की प्रक्रिया द्वारा समृद्ध राष्ट्र उपनिवेश के आर्थिक, मानवीय और प्राकृतिक संसाधनों पर न केवल कब्जा करते हैं बल्कि वो कब्जा ही केवल नहीं कर रहे। ठीक है, आप यहाँ समझिए, वो केवल कब्जा नहीं कर रहे, वह अपने हितों की पूर्ति के लिए, यानी अपने फायदे के लिए, कोई भी कहीं भी कब्जा करेगा तो अपने हितों की पूर्ति के लिए कब्जा करेगा। ठीक है, उसकी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपना वो कोई भी शक्तिशाली राष्ट्र अपने अन्य अविकसित राष्ट्रों पर कब्जा करते हैं, यही उपनिवेशवाद है, और हितों की पूर्ति के लिए ही कब्जा करता है। ठीक है, यही उपनिवेशवाद है। चलिए अब आगे देखते हैं उपनिवेशवाद की क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, चलिए, यदि आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। उपनिवेशवाद की विशेषताएं, चलिए पहला देखते हैं क्या बताया गया है इसमें। औपनिवेशिक व्यवस्था अलोकतांत्रिक थी। औपनिवेशिक व्यवस्था अलोकतांत्रिक थी। पहले आप समझिए कि अलोकतांत्रिक और लोकतांत्रिक है क्या। लोकतांत्रिक जहाँ जो राजनेता है वो लोगों द्वारा चुनी जाए, जहाँ की जो सरकार है, जो वहाँ का सभापति है, ठीक है, वो लोगों द्वारा चुना जाए, लोगों के हित के लिए काम करे। और अलोकतांत्रिक वो है जहाँ राजतंत्र चले, ठीक है, जहाँ राजा शासन करे, अपनी मर्जी से उस देश को आगे बढ़ाए। तो इसी तरह हम देख सकते हैं कि जो औपनिवेशिक व्यवस्था है वो क्या है, अलोकतांत्रिक। हम औपनिवेशिक व्यवस्था को अलोकतांत्रिक कह सकते हैं। अपने राष्ट्रों में निवासियों को सभी अधिकार दिए गए, जबकि उपनिवेशों में न केवल राजनीतिक से बल्कि सभी प्रकार के अधिकारों से दूर रखा गया है। हाँ, यहाँ पे क्या है, पहले बताया गया कि औपनिवेशिक व्यवस्था अलोकतांत्रिक है। अलोकतांत्रिक है यानी लोगों का यहाँ शासन नहीं चलेगा, जो राजा है वही शासन चलाएगा। तो इसे राजनीतिक से बल्कि सभी प्रकार के अधिकारों से उसे मनुष्य को दूर रखा जाएगा, वहाँ की जनता को उससे दूर रखा जाएगा। सहभागिता के अवसरों से भी दूर रखा गया। ठीक है, नीति निर्धारण में भी उपनिवेशों की जनता का कोई भूमिका नहीं था, वहाँ का राजा का ही और जिसने कब्जा कर रखा है उसी का वर्चस्व रहेगा। ठीक है, वहाँ के लोगों को ना ही राजनीतिक ना ही आर्थिक कोई अधिकार नहीं दिया जाएगा। ठीक है, सहभागिता के अवसरों से भी उनको दूर रखा जाएगा। ठीक है, नीति निर्धारण के में भी उपनिवेशों की जनता का कोई भूमिका नहीं रहेगा। ठीक है, ये उपनिवेशवाद की विशेषता है। चलिए आगे देखते हैं दूसरी विशेषता क्या है यहाँ पे। औपनिवेशिक शासन उपनिवेश की जनता की मर्जी के खिलाफ थी। औपनिवेशिक शासन उपनिवेश की जनता की मर्जी के खिलाफ थी, साथ ही लोगों पर शासन को थोपा गया। ठीक है, वहाँ पे कब्जा किया गया है, तो जो पावरफुल आई है वहाँ की जनता, वहाँ के लोगों पर शासन को थोपा जाएगा। अगर जनता विरोध करती है तो उनका दमन किया जाएगा। जिसने कब्जा किया है या वहाँ पे अलोकतांत्रिक है, वहाँ पे राजतंत्र है, तो यदि जनता उन लोगों के विरोध करेगी तो वहाँ पे क्या किया जाएगा, उनका दमन यानी उनका सर्वनाश कर दिया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये दूसरा औपनिवेशवाद का विशेषता है। चलिए अगला देखते हैं। आधारभूत संरचना का विकास केवल उसी हालात में किया जाता है जबकि औपनिवेशिक सरकार का उसकी आवश्यकता महसूस होती है। आधारभूत संरचना का विकास कब होता है उपनिवेशवाद में, जब वहाँ की सरकार कैसी है, वहाँ की सरकार अलोकतांत्रिक है।
ठीक है, जब औपनिवेशिक सरकार को लगेगा कि आधारभूत संरचना का विकास होना चाहिए, ठीक है, तभी वो विकास करेंगे। ये तीसरा। अब चौथा देखते हैं। लगभग सभी यूरोपीय शक्तियों का शासन करने का एक ही सिद्धांत था। लगभग सभी यूरोपीय शक्तियों का शासन करने का एक ही सिद्धांत था, बांटो और राज करो। ऊपर बताया गया कि उपनिवेशवाद में ये बताया गया कि यूरोपीय शक्तियां एशिया अफ्रीका पर अपना आधिपत्य कर लिया है, ठीक है। तो वहाँ पे उनका एक ही सिद्धांत था कि बांटो और राज करो, ठीक है। कहीं भाषा तो कहीं धर्म, कहीं भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर जनता को बांटा गया। इसका मतलब ये है कि उन्हें धर्म के नाम पे बांटा गया, उन्हें भौगोलिक क्षेत्रों के आधार पर बांटा गया, उनको अलग किया गया और उन पे राज किया गया। इसीलिए कहा गया यूरोपीय शक्तियों का शासन का एक ही सिद्धांत था कि बांटो और राज करो, ठीक है। पांचवा विशेषता देख लेते हैं। पांचवा विशेषता ये है कि उपनिवेशों का आर्थिक नीति औपनिवेशिक राष्ट्र के पूंजीपतियों की मर्जी के अनुसार बनाई गई। औपनिवेशों की आर्थिक नीतियां, जो उनकी आर्थिक नीतियां थी, वो औपनिवेशिक राष्ट्र के पूंजीपतियों की मर्जी से बनाई गई। कोई देश को चलाने के लिए जो पूंजी है वो बहुत ज़रूरी है और वहाँ के पूंजीपतियों की बहुत ज़रूरी है। जो आर्थिक है, जो फाइनेंस है, फाइनेंस की नीतियाँ हैं, फाइनेंस पॉलिसी है, वहाँ के पूंजीपतियों, क्योंकि वो देश पैसे देकर उन्हीं को चलाना है, इसलिए उनकी मर्जी से ही वहाँ की आर्थिक नीतियाँ यानी इकोनॉमिक पॉलिसियाँ बनी, ठीक है। ये था 5 उपनिवेशवाद की विशेषताएं, ठीक है। ये उपनिवेशवाद की विशेषताएं। अब जो अगला होगा उपनिवेशवाद के उदारवादी और मार्क्सवादी के दृष्टिकोण की उपनिवेशवाद पर उदारवादी और मार्क्सवादी का क्या दृष्टिकोण है, ठीक है। इसको हम देख